हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हम आ गए थे इसमें व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, यानी कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो क्या है। कल हमने पढ़ा था कि कैसे नेताओं को हम रिवार्ड भी देते हैं और उनको पनिशमेंट भी करते थ्रू द वोट्स। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो इलेक्शन है वो कैसे हैं, डेमोक्रेटिक है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक ए लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। हम देखते हैं कि लोकसभा के और विधानसभा के जो इलेक्शन है हर 5 साल के बाद होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। और क्या होता है, हर 5 साल के बाद जो टर्म होती है ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनकी टर्म पूरी हो जाती, कार्यकाल। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजोल्व। और जो लोकसभा विधानसभा होती है 5 साल के बाद वो क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो इलेक्शन है ना वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। सेम टाइम पे या तो किसी एक ही दिन हो जाते हैं या फिर कुछ दिनों के अंतराल में होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन और इसे ही हम बोलते हैं आम चुनाव बोलते हैं। Sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। कई बार क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कि किसी एक चुनावी क्षेत्र में जो होते हैं कोई वैकेंसी, यानी कि कहीं पे किसी जनप्रतिनिधि की जो जगह है वो खाली रह जाती है, या तो वो उसकी डेथ की वजह से या फिर वो रेजिग्नेशन दे देता है वो मेंबर, तो उसकी जगह पर जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन को हम बोलते हैं बाई इलेक्शन, यानी कि उपचुनाव। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल जनरल इलेक्शन के ऊपर फोकस रखेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि चुनावी क्षेत्र। यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। आपने पढ़ा था कि जो भारत के हरियाणा में जो MLA यानी कि विधायक चुने जाते हैं वो कितने हैं, 90। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। और आप इस बात के लिए भी हैरान होंगे कि ये कैसे किया जाता है। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल दी 90 MLAs? क्या हर व्यक्ति हरियाणा का इन 90 MLA के लिए यानी कि 90 MLAs हैं, क्या इनके लिए वोट डालता है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस। आपको परहैप्स शायद यह नहीं पता हो कि यह वो केस नहीं है। In our country we follow an area based system of representation। तो हम क्या देखते हैं, हमारे देश में क्या होता है, हम फॉलो करते हैं कौन सा सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनावों के रिप्रेजेंटेशन का। These areas are called electoral constituencies। और इस एरिया को हम बोलते हैं electoral constituencies। The voter who live in an area elect वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहाँ पे जो वोटर होते हैं वो एक एरिया में क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया में जो उनका जो विधायक खड़ा होता है या जो नेता होता है उसको क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। और लोकसभा इलेक्शन के लिए जो अपना देश है उसको डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 543 पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिवाइड किया गया। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। और इन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यहाँ से जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा की चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि चुनावी क्षेत्र वहाँ से जो चुन के आता है उसे हम बोलते हैं MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और एक और हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक चुनाव का एक फीचर है या विशेषता वो यह है
कि यहाँ पे हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू इक्वल है, यानी कि एक समान है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति अमीर है तो उसकी एक से ज़्यादा वोट मानी जाएंगी, यानी कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबकी वोट वैल्यू क्या है, इक्वल है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। और इसी वजह से हमारे संविधान में ज़रूरत है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होना चाहिए, इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पे, यानी कि जब भी कोई हम विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र बनाते हैं तो उसमें पॉपुलेशन भी इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ऐसे ही हर राज्य की जो विधानसभा क्षेत्र है उसको भी हमने स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड कर रखा है। इन दिस केस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। और इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो राज्य की विधानसभा से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ना बहुत सारी अन्य सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, यानी कि राज्य के चुनावी क्षेत्र, राज्य की विधानसभा के चुनावी क्षेत्र मिल जाते हैं, यानी कि संसद की एक विधानसभा क्षेत्र में राज्य की विधानसभा के कई सारे विधानसभा क्षेत्र बन जाते हैं, चुनावी क्षेत्र। ठीक है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। और यही सेम जो क्राइटेरिया है वो पंचायत के लिए भी और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी होता है। जो हमारा संसदीय चुनावी क्षेत्र के लिए और राज्य के विधानसभा चुनावी क्षेत्र का होता है, वहीं सेम पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए होता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। यानी कि हर गांव और हर शहर उसको है ना अलग अलग वार्ड्स में हम डिवाइड कर देते हैं। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। वो भी ऐसे ही होता है जैसे चुनावी क्षेत्र होता है। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। और हर वार्ड से एक व्यक्ति को मेंबर के तौर पे चुना जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज ए सीट। कई बार इन कॉन्स्टिट्यूंसी को काउंट किया जाता है सीट के तौर पे, यानी कि सीट के नाम से किया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन दी असेंबली। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी है ना एक सीट को रिप्रेजेंट करेगी वहाँ असेंबली में। जैसे हम कहते हैं ना कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 90। ठीक है, तो वो 90 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा में। When we say that लोकदल won 60 सीट, जब हमने बोला कि भाई लोकदल पार्टी है जो 60 सीटों से क्या होगी, जीत गई है वो इन हरियाणा, इट मीन्स द कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल won 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकदल पार्टी ने वहाँ पे हरियाणा में 60 असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको जीता। एंड दस लोकदल हैज़ 60 MLA इन दी स्टेट एज असेंबली। तो इस प्रकार लोकदल के कितने हो गए, 60 MLAs हो गए वहाँ पे लोकदल के राज्य की विधानसभा में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, अब इनके अलावा कुछ है ना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है, यानी कि आरक्षित। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। हमारा संविधान है ना, यह लोगों को इंटाइटल यानी कि उनको शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि अपने नेता को चुन के भेजते हैं। एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। लेकिन उस टाइम पे भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी कि संविधान निर्माता थे, वो उस टाइम पे भी वरीड थे, चिंतित थे, दैट इन एन ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, यानी कि यदि ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन हुआ यानी कि खुला चुनावी प्रतियोगिता हुई तो वहाँ पे क्या होगा, जो सर्टेन वीकर सेक्शन है यानी कि कुछ वर्ग हमारे समाज में आज भी ऐसा है कि वो बहुत कमज़ोर है आर्थिक तौर पे, मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके पास चांस नहीं रहता कि वो भी वहाँ पे शायद चुना जाए या नहीं चुना जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि अगर एक तरफ अमीर व्यक्ति खड़ा है और एक तरफ गरीब व्यक्ति खड़ा है तो वो अपनी रिचनेस से प्रभावित कर सकता है इलेक्शन को। तो इसीलिए उन लोगों के लिए, ताकि वो
गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, जो वो भी बाहर आ जाए और उनका भी सरकार के अंदर रिप्रेजेंटेशन बढ़े, इसलिए ये आरक्षण दिया गया उनको। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होती, एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट, और ना ही उनके पास इतने कॉन्टैक्ट होते हैं कि जिससे कि वो कंटेस्ट कर सके, यानी कि प्रतियोगिता कर सके और इलेक्शन को जीत सके। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, वहीं दूसरे वो व्यक्ति जो प्रभावशाली हैं, जिनके पास रिसोर्स है, यानी कि जिनके पास धन संपदा है, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, तो वो शायद उनको रोक सकते हैं जीतने के लिए। इफ़ दैट हैपन्स, यदि सपोज करो कि ऐसा हो जाता है, तो आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, हमारी संसद है और हमारे विधानसभाएं हैं, वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो हमारी संसद में और राज्य के विधानसभाओं में तो जो पॉपुलेशन है, जो वीकर सेक्शन की पॉपुलेशन है, तो उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं होगा, फिर तो अमीर व्यक्तियों की ही सरकार हो जाएगी ना। तो दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। अगर ऐसा हो जाता तो हमारी सरकार या हमारी शासन व्यवस्था कैसी होती, लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, उसमें कम जनप्रतिनिधि होते इस वर्ग के और वो कम लोकतांत्रिक होते, वो गैर लोकतांत्रिक बनता फिर हमारा देश। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे हमारे चुनावी सिस्टम में ऐसा किया है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाई गई है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं के मन में यह विचार आया और उन्होंने ये स्पेशल सिस्टम किया, किस चीज़ का, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का, यानी कि आरक्षित चुनावी क्षेत्र का, फॉर द वीकर सेक्शन, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी होती है एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होती है। इन ए एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, जो एससी के लिए रिजर्व होती है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें केवल एससी वर्ग का ही व्यक्ति लड़ सकता है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, और ऐसे ही सिमिलरली होता है जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जो कि आरक्षित है, किसके लिए, एसटी के लिए, तो वहाँ पे केवल एसटी वर्ग के ही व्यक्ति वहाँ पे खड़े होते हैं। करंटली इन लोकसभा, अभी हमारे वर्तमान में क्या है, हमारे लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 84 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी के लिए आरक्षित है, एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वहीं दूसरी ओर 47 है किसके लिए, एसटी के लिए। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और यह आरक्षित इसलिए की गई है क्योंकि जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन के शेयर के अकॉर्डिंग ही इनको आरक्षित किया गया है। Thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social groups। तो इस प्रकार जो रिजर्व सीटें होती हैं जो SC और ST के लिए, वो किसी भी प्रकार का जो लेजिटिमेट शेयर नहीं लेते हैं, यानी कि कुछ लोग कह देते हैं ना कि भाई ये SC ST वर्ग ने क्या कर रखा है कि बाकी जो वर्ग है, स्वर्ण वर्ग है, उनके हिस्से का उन्होंने शेयर ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोपोर्शन में उनको दे रखी है, ये सीटें आरक्षित कर रखी है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ऐसे ही ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ना, उसको आगे एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया गया है, किस चीज़ में, वीकर सेक्शन में। इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में क्या है, सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, और बहुत सारे राज्यों ने तो अब क्या कर दिया है, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशल जो ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए भी आरक्षित कर दिए सीटें। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हालांकि जो ये प्रोपोर्शन है रिजर्व सीटों का, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट है, वेरीज हो रहा है, वो अलग अलग है। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates, और ऐसे ही जो 1/3 सीट है
रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं ना, यानी कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं या नगर पालिकाओं के, तो वहाँ पे विमेन के लिए 1/3 सीटें क्या कर रखे, रिजर्व कर रखे, आरक्षित कर रखे हैं। तो वोटर लिस्ट आगे, इसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट आ गया हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी हमने, उसके बाद होता है वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन। वोटर लिस्ट बनाई जाती है और यहाँ से हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। पहले हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया, उसके बाद फिर उसको आरक्षित किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर है वोटर लिस्ट, ये हम कल पढ़ेंगे वोटर लिस्ट के बारे में। और नेक्स्ट होगा हमारा नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।